नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कंट्रोल कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फुल वेव कन्वर्टर्स का बेसिक क्लासिफिकेशन समझ लिया था। इवन ये भी समझ लिया था कि फुल वेव कन्वर्टर क्यों बेटर है एज कम्पेयर टू हाफ वेव कन्वर्टर, और कहाँ हम फुल वेव कन्वर्टर को यूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, फुल वेव कन्वर्टर के बेसिक दो टाइप हमने समझा था, जिसमें पहला था मिड पॉइंट और दूसरा था ब्रीज कन्वर्टर। तो आइए सबसे पहला टाइप हम मिड पॉइंट कन्वर्टर के बारे में बात करते हैं। वैसे ये वाला सर्किट हम रेसिस्टिव लोड, आर लोड, आर एल लोड, आर एल ई लोड के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आर एल लोड के लिए समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले फिगर 1 में सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम समझते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक सप्लाई लिया, हमारा सिंगल फेज एसी सप्लाई। अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो दैट इज 230 वोल्ट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट। सप्लाई वोल्टेज कितना है बच्चों? वीएस। अब इस वीएस की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे वीएस हमारा होता है साइनसोइडल फंक्शन, दैट इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। ये हम कई बार पहले से पढ़ चुके हैं। ये साइनसोइडल वेव फॉर्म है जिसमें ओमेगा टी हमारे टाइम एक्सिस वेरिएबल है। अब बच्चों, इस सप्लाई को हम एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर रहे हैं अपने मिड पॉइंट कन्वर्टर को, और ये ट्रांसफार्मर का जो टर्न्स रेशियो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 1:2 ले रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रांसफार्मर का एक सेकेंडरी का जो टॉप वाला टर्न है, उसके पॉइंट है, उसको हमने ए बोल दिया। बॉटम वाला पॉइंट है, उसको हमने बी बोल दिया, और इसके न्यूट्रल पॉइंट को हमने एन बोल दिया। अब बच्चों, यहाँ पे दो थारिस्टर्स हमने लिए हैं, T1 और T2। जो T1 थारिस्टर्स है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज वी, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VT1। और जो T2 थारिस्टर होगा बच्चों, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VT2। इसको मैंने T1 माना, इसको T2 माना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VT1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VT2। अब बच्चों, हम लोड की बात करेंगे तो लोड हमने लगाया है RL लोड, मींस जहां पर रेसिस्टेंस की वैल्यू लो है और इंडक्टेंस की वैल्यू हाई है, जैसे नॉर्मली हम वाइंडिंग में यूज करते हैं, चौक कॉइल में यूज करते हैं। तो बच्चों, एक RL लोड है। अब RL लोड में हमने यहाँ पे इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ले लिया, दैट इज V0, और करंट जो फ्लो होगा वो हम डिसाइड करेंगे, और करंट के मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया I0। तो आइए बच्चों, एक एक करके हम इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 बच्चों मैं लेता हूँ। इस केस नंबर 1 में आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने ए को पॉजिटिव माना और बी को मैंने नेगेटिव, सब यानी हमारी फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल थी जो यहाँ पे दिख रही है आपको। इस फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देखिएगा यहाँ पे ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। अब ए को पॉजिटिव और बी को जैसे ही मैंने नेगेटिव माना है, तो उस कंडीशन में इवन दोनों थारिस्टर्स में से एक थारिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा और दूसरा थारिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाएगा। आप मुझे बताएंगे इसमें से कौन सा थारिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जाएगा? तो बच्चों, जो थारिस्टर के एनोड से हम बैटरी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, वो जाता है हमारा फॉरवर्ड बायस में। और जिस थारिस्टर में हम एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, वो जाता है हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो थारिस्टर T1 है ये जाएगा बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, और जो थारिस्टर T2 है ये जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। मीन्स जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है बच्चों, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा कौन सा कंडक्ट कर रहा है बच्चों? ये मेरा कंडक्ट कर रहा है T1, और T2 यहाँ ऑफ मोड में है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए। आप चाहें तो इसको अलग से एक सेपरेट सर्किट डायग्राम बना के रीड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपके लिए अगर रीड्रॉ करूँ तो ये मेरा थारिस्टर T1 है जो कंडक्ट करने वाला है बच्चों, और ये मेरा लोड हो जाएगा। ये ध्यान से देखिएगा, ये लोड होगा और ये ऑफ मोड में जाएगा, तो इसके होने से नहीं होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब मेरा T1 थारिस्टर कंडक्ट करेगा कौन से मोड में? पॉजिटिव हाफ साइकिल में। लेकिन T1 थारिस्टर कंडक्ट कब करेगा? जब हम गेट टर्मिनल से पॉजिटिव गेट करंट अप्लाई करेंगे। तो मैंने मान लिया कि हमने थारिस्टर T1 के लिए पॉजिटिव गेट करंट IG1 अप्लाई किया। अब सिमिलरली बच्चों, जब नेगेटिव साइकिल आएगा, यानी पाई से लेके 2 पाई के बीच में जब नेगेटिव साइकिल आएगा, तो आप उस समय देख रहे होंगे कि मेरा जो ए टर्मिनल था पॉजिटिव, अब वो क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा। और जो बी पॉज नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एनोड को बैटरी नेगेटिव और T1 थारिस्टर में, और यहाँ एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव
यानी सप्लाई के पॉजिटिव यानी T2 थारिस्टर में करंट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में बच्चों अब T1 चला जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में और T2 चला जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। और जैसे ही हम T2 को यहाँ से पॉजिटिव गेट करंट देंगे Ig2, तो मेरा यहाँ कंडक्शन थारिस्टर का स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ में समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ बच्चों कि दो थारिस्टर है T1 और T2। आप याद रखिएगा एटलीस्ट एक थारिस्टर का कंडक्शन हमारे सर्किट में होना चाहिए। अब यहाँ पे लोड दो प्रकार से हम डिस्कस कर सकते थे कि अगर सिर्फ रेसिस्टिव लोड होता तो शायद कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग होती, कहानी कुछ अलग होती, और अगर इंडक्टिव लोड होता तो कहानी कुछ अलग होती। तो हमने आरएल लोड लिया है जहाँ पे हाई इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी का यहाँ पे इफेक्ट होगा, और इसकी वजह से बच्चों इन दोनों में से एक थारिस्टर को फोर्सली तब तक ऑन रहना पड़ेगा जब तक दूसरा थारिस्टर कंडक्ट नहीं कर ले। इसको हम वेवफॉर्म में डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों जैसे मैंने पहले पॉजिटिव साइकिल लिया था, तो प्लस और माइनस ये ऑफ मोड में है, तो ये माइनस यहाँ अपीयर होगा, तो इस वोल्टेज को हम क्या बोल सकते हैं, VAN। तो यहाँ VAN की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, VS, यानी VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Vm sin ओमेगा टी। तो VAN हो गया Vm sin ओमेगा टी यानी VS। अब जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव लिया और इसको नेगेटिव लिया बच्चों, उसका इसको नेगेटिव लिया, ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, ये कंडक्शन में जाएगा, तो यहाँ फिर से नेगेटिव अपीयर होगा, और ये जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज इक्वल टू VBN। अगर नीचे से ले रहा हूँ माइनस प्लस तो VBN, और अगर ऊपर से लूंगा तो माइनस, तो उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला VBN इक्वल टू माइनस का VNB, क्योंकि VBN क्या होगा, प्लस टू माइनस, और NB क्या होगा, माइनस टू प्लस। तो VBN का मैग्नीट्यूड VNB के बराबर होगा, लेकिन साइन दोनों का डिफरेंट होगा, इसीलिए VBN इक्वल टू माइनस का VNB इक्वल टू माइनस का VM साइन ओमेगा टी। अब जो 1:2 क्यों बोला हमने बच्चों, क्योंकि यहाँ देखेंगे AB के अक्रॉस जो वोल्टेज मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ प्राइमरी यानी इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे देखिए VAB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VM साइन ओमेगा टी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, VAB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VM साइन ओमेगा टी, यानी AN और NB को मैंने जोड़ा, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से ट्वाइस ऑफ VM साइन ओमेगा टी मुझे इस AB के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होते हुए दिख रहा है। अब बच्चों यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हमें। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, जब मेरा थारिस्टर T1 क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। जब मेरा थारिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है, इस वेवफॉर्म को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैंने यहाँ वेवफॉर्म दो बनाया है, एक बना है AN के लिए, दूसरा बना है VAN के लिए, दूसरा बना है VBN के लिए। जो VAN है ये मेरा पॉजिटिव साइकिल है, जो VBN है उसका मिरर इमेज है, और वो नेगेटिव यानी इसका मिरर इमेज नेगेटिव साइकिल में लेके चल रहा हूँ। अब बच्चों केस नंबर 1 में लेता हूं, जहां पे मैं अल्फा एंगल पे थारिस्टर T1 को टर्न ऑन करने के लिए फायरिंग करता हूं। जैसे मैं यहाँ पे फायरिंग करूंगा, मेरा थारिस्टर T1 क्या हो जाएगा बच्चों, टर्न ऑन होगा। टर्न ऑन होते ही मुझे कौन सा आउटपुट मिलेगा बच्चों, तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा, यानी जब ये थारिस्टर ऑफ मोड में है, सिर्फ यही थारिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, आप इस वेवफॉर्म से भी देख सकते हैं। जब ये काम नहीं करेगा तो जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा वो सप्लाई के बराबर हो जाएगा, यानी वो वैल्यू हो जाएगी VM साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा वो सेम वैसा ही अपीयर होगा जैसा सप्लाई वोल्टेज था। तो देखिए यहाँ लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा वो सेम वैसा ही होगा जो सप्लाई वोल्टेज होगा, यानी अल्फा जिप पे मैंने फायरिंग किया तो अल्फा से कंडक्शन स्टार्ट होगा, मुझे आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा। अब मेन कहानी बच्चों यहाँ पे आती है कि अगर ये रेसिस्टिव लोड होता, सिर्फ रेसिस्टेंस होता, तो ये कहाँ पे आके रुक जाता, कहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती, जीरो बच्चों, हो जाती पाई पे। लेकिन ये रेसिस्टिव के साथ इंडक्टिव लोड है, तो सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हमने पहले चार्ज किया था, यानी जब हमने इसके थ्रू कंडक्ट किया था, तो इंडक्टर उस कंडीशन में चार्ज होगा, और फिर उसके बाद जैसे ही, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों, जैसे ही पाई पे मैं पहुंचूंगा मेरा इंडक्टर अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, तो जो करंट है, करंट तो फ्लो हो रहा है, और जब तक मेरा करंट फ्लो होगा बच्चों तब तक मेरा डिवाइस से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, मैं उसको बंद नहीं कर सकता। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस बच्चों के मन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा, मीन्स इस पाई के बाद, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में डिवाइस तो ऑटोमेटिक रिवर्स बायस में चला जाएगा। बच्चों ये भूलिए मत कि अभी तक करंट की वैल्यू जीरो नहीं है। मेरा डिवाइस तभी टर्न ऑफ होगा जब मेरा जो एनोड का करंट है वो किससे कम हो जाए, होल्डिंग करंट से कम हो जाए। तो होल्डिंग करंट से जब तक करंट
होल्डिंग करंट से जब तक एनोड करंट की वैल्यू कम नहीं होगी तब तक वो ऑफ होने वाला नहीं है, और जब तक मेरा डिवाइस ऑफ नहीं होगा तब तक मुझे उसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। और यही रीजन है कि पाई के बाद भी मुझे वोल्टेज मिल रहा है। कहां तक मिल रहा है बच्चों? अगले थारिस्टर के ट्रिगरिंग तक, मींस पाई प्लस अल्फा तक। पाई प्लस अल्फा पे देखिए अगला नेक्स्ट थारिस्टर ट्रिगर होगा, हमने आईजे2 जैसे ही दिया, नेक्स्ट थारिस्टर ट्रिगर हुआ पाई प्लस अल्फा पे, तो पाई प्लस अल्फा पे T2 के ऑन होने के बाद T1 की वैल्यू, T1 क्या हो जाएगा? कम्यूटेट हो जाएगा। तो पाई प्लस अल्फा से बच्चों 2 पाई तक नॉर्मली होना चाहिए था कंडक्शन किसका? T2 का, लेकिन T2 के साथ भी फिर से वही कंडीशन बनेगा, मेरे इंडक्टिव यानी लोड के वजह से मेरा करंट कभी जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पे, और करंट जीरो नहीं होने की वजह से मेरा फोर्सली T2 भी कंडक्ट करेगा कहाँ तक बच्चों? 2 पाई प्लस अल्फा तक। तो आप देख पा रहे होंगे ये रीजन जो है अल्फा से पाई प्लस अल्फा वो T1 का है, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा T2 का है, फिर से 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई प्लस अल्फा का जो रीजन है वो T1 का होगा, और इस तरीके से वो क्यूमुलेटिव आगे चलते रहेगा। अब बच्चों हम करंट की बात करेंगे, तो करंट क्या होगा? तो नॉर्मली मैं बोल सकता हूँ इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड होने की वजह से इसकी करंट की वैल्यू लगभग में कांस्टेंट आ जाएगी, यानी यहाँ करंट जीरो नहीं हो रहा है, तो मैं चाहूँ तो इसको डॉटेड डॉटेड स्ट्रेट लाइन भी बना सकता हूँ, लेकिन आपको शायद समझने में दिक्कत हो इसलिए मैं यहाँ कर्वियल फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि ये करंट का वेवफॉर्म है, करंट की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है। कहाँ से बच्चों? अल्फा से चलेगी, मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है? पाई पे, फिर पाई प्लस अल्फा पे T2 का थारिस्टर टर्न ऑन होगा, तो उस तरीके से करंट का कंडक्शन हमारा फ्लो हो रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है कि जब मेरा डिवाइस यानी T1 जब ऑन हो रहा है तो उस समय T2 ऑफ है, और जब T2 ऑफ हो रहा है तो उस समय T1 ऑन है। तो उस कंडीशन में T1 और T2 के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा, T1 मतलब थारिस्टर 1, तो वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर 1 क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर 2 क्या होगा? तो वोल्टेज अक्रॉस जो थारिस्टर 1 होगा उसका वेवफॉर्म हम देख लेते हैं। अब वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर 2 का वेवफॉर्म सेम ऐसे ही बना सकते हैं। तो बच्चों इस यानी अल्फा पे मैंने T1 का कंडक्शन स्टार्ट किया, तो अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक मुझे T1 के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज अपीयर नहीं होगा। ये कहाँ मिलेगा बच्चों वोल्टेज? ये मिलेगा हमारे VT2 में। T1 के अक्रॉस जब T1 कंडक्ट कर रहा है, शॉर्ट सर्किट है, उस कंडीशन में T2 है, ऑफ मोड में है, तो इसके अक्रॉस मुझे सप्लाई वोल्टेज मिलेगा, और वो जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा? ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। आगे देखिए बच्चों, मेरा थारिस्टर जो T1 है वो पाई प्लस अल्फा यानी अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट कर रहा है, तो अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक मुझे कुछ भी T1 का क्रॉस वोल्टेज अपीयर नहीं हुआ, लेकिन पाई प्लस अल्फा से लेके बच्चों अगला 2 पाई प्लस अल्फा तक मुझे T1 का क्रॉस वोल्टेज मिलेगा, और जो T1 का क्रॉस वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों? उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ Vm यानी 2 ऑफ Vm। ये हमने यहाँ से निकाल के भी देख लिया कैसे T1 के अक्रॉस डबल वोल्टेज अपीयर हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है 1:2 है। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाए होंगे कि कैसे वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर 1 अपीयर होगा। ये वेव फॉर्म आगे बढ़ाते जाएंगे, और ऐसा ही वेव फॉर्म यानी जहाँ पे T1 ऑफ है, यानी जब T1 ऑफ हो जाएगा तो T2 मिलेगा, तो सेम इसी का एनालॉजी कहाँ मिल जाएगा बच्चों? वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर 2। आई होप आप अच्छे से उसको बना लेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर में, जिसमें 2 थारिस्टर हमने लगाया था, आरएल लोड के लिए हमने सर्किट डायग्राम और उसकी वर्किंग समझ लिया, प्लस उसका फेजर डायग्राम समझ लिया। अब आइए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इसका कम्यूटेशन टाइम के साथ साथ इसके एवरेज वैल्यू वोल्टेज की और करंट की क्या होती है। तो बच्चों मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिनको हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सर्किट के टर्न ऑफ टाइम और कम्यूटेशन टाइम टीसी को। तो बच्चों यहाँ पे 2 थारिस्टर्स है मेरे पास, थारिस्टर T1 एंड थारिस्टर T2। थारिस्टर T1 को कम्यूटेट होने में एक टाइम लग रहा है, सिमिलरली थारिस्टर 2 को भी कम्यूटेट होने में एक टाइम लग रहा है। थारिस्टर T1 कहाँ से कहाँ तक कौन कंडक्ट कर रहा है बच्चों? अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक। सिमिलरली जो थारिस्टर T2 है वो कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है? पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक। तो इसी तरीके से हम इसका कम्यूटेशन टाइम निकाल सकते हैं। तो थारिस्टर T2 का कम्यूटेशन टाइम कितना है बच्चों? पाई माइनस ओमेगा अपॉन सी, और इसकी यूनिट होगी सेकंड। सिमिलरली थारिस्टर T1 का कम्यूटेशन टाइम कितना है? 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा अपॉन ओमेगा, तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आ गया, पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा, यूनिट इसकी भी क्या होगी? सेकंड।
अब हम एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं बच्चों। एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, क्या करेंगे इसका, सबसे पहले टाइम पीरियड लेंगे। ये फुल वेव है तो हर हाफ साइकिल के बाद रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पाई। आपको याद होगा हाफ वेव में कितना था टाइम पीरियड, हाफ वेव में टाइम पीरियड था 2 पाई, फुल वेव में कितना हो जाएगा, आधा यानी पाई। तो देखिए 1 अपॉन टाइम पीरियड मीन्स 1 अपॉन टाइम। कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, हम थारिस्टर अगर 1 से देखें तो अल्फा से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक, पाई प्लस अल्फा तक कंडक्शन चल रहा है। तो अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा। फंक्शन कौन सा है बच्चों, वीएस, और वीएस की वैल्यू कितनी है, वीएम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे वीएम को मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, तो वीएम अपन पाई, बाकी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। यहाँ वेरिएबल क्या है बच्चों, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी वेरिएबल काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। अगर टी होता तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता, अपन ओमेगा आ जाता। तो बच्चों वैल्यू कितनी होगी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस ओमेगा टी। लिमिट क्या है बच्चों, अल्फा से पाई प्लस अल्फा, और इसको वापस आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको यहाँ से पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी, यानी अल्फा से पाई प्लस अल्फा का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2 Vm अपन पाई कॉस अल्फा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होगा बच्चों, सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर का दैट इज ट्वाइस ऑफ Vm अपॉन पाई और कॉस अल्फा। यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, यही वैल्यू आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट किया, तो आप यहाँ पे पाई प्लस अल्फा सब्स्टिट्यूट करके आगे एनालिसिस कर सकते हैं कॉस ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ मिनिमम जो हमारे रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस थे वो हमने कर लिया। आई होप आप करंट की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो आप करंट यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा निकाल सकते हैं, या करंट एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी, एवरेज वोल्टेज अपॉन जो लोड हमारा है, रेसिस्टिव लोड है तो रेसिस्टिव लोड। सिमिलरली आप आरएमएस वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहें तो पहले ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आई होप आप आसानी से कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।